मैंने आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 15 बट फिर भी कहीं ना कहीं रहता है ना कि यू नीड अ मेंटरिंग और समवन एडवाइजर. सो वेलकम डॉक्टर धनंजय भाटिया टू द पॉडकास्ट. Thank you so much. Thank you. So Dhananjay Bhatia is a professional financial speaker, business coach and entrepreneur and we are very happy to have you on our podcast. Thank you so much for the invite. जो इंडस्ट्री है जैसे कहते हैं ना, इज इट न्यू नॉर्मल? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको क्या लगता है किस लेवल तक पहुंच सकती है? अभी आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो SIP का डेटा है लमसम, मुझे लगता है इट इज जस्ट स्टार्ट. बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी सिर्फ पोस्टर है. व्हाट अकॉर्डिंग टू इज बेटर? म्यूचुअल फंड तो सही है, SIP कितना सही है? एक आदमी 50,000 की EMI देने को तैयार है 20 साल के लिए अपने घर के लिए. लेकिन एक 30,000 का SIP नहीं चलना चाहता है 30 साल के लिए. तो आपके हिसाब से अगर इंडिया में हम देखें, क्या उसका ये यात्रा करने का शुरू मतलब सही समय है या नहीं? एक थ्योरी कहते हैं, उसको कहते हैं माई फर्स्ट पे चेक. हाँ, लोग SIP को म्यूचुअल फंड समझते हैं, बट SIP एक प्रोसेस है. आई रेड योर आर्टिकल जिसमें आपने कहा था कि आपके फादर ने जब आपको जर्नी आपकी शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था गिव नॉट गेव. करेक्ट. ये जो इन्वेस्टिंग है ना, एक हैबिट है, जिसको लग जाती है लग जाती है. मुझे लगता है कि अगर हम सिप यात्रा की स्पेसिफिक बात करें, नियम ये कहता है कि अगर किसने SIP चालू की है, 5 साल देता है तो जितना देता है उसका 1.5 गुना एक्सपेक्ट रेट रहता है. ये रूल है. ओके. पैसा कैसे सेव करना चाहिए, कैसे जोड़े? मुझे लगता है कि पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना जो अभी भी घर पे खुले मंच में बात नहीं होती है. तो पूरा तो चक्री जो है ना वो पैसे के आसपास ही घूम रही है. तो आइडियली का रूट कॉज है वो पैसा है आपका. 90% पीपल आर वरीड अबाउट मनी. तो चलो, धन हमारे को कमाना है, तन और मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि हम उस धन तक पहुंच पाए? ये एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया. तो एक ऑडी और BMW ने ऐड शुरू करी थी कि तुम SIP मत करो और 50,000 का EMI देके तुम गाड़ी ले आओ. तो जो यंगर जनरेशन का जो माइंडसेट है, आपको क्या लगता है वो BMW की लेना चाहिए उनको या अपना 50,000 का SIP करना चाहिए हर महीने? देखो, आज का यूथ जो है ना एक जगह स्ट्रक हो गया है. कहाँ बोला है वो स्ट्रक हो गया है? योलो और रिटायर एट 40 के बीच में. हाँ. एक्चुअली आयुष्मान खुराना की एक मूवी आपने देखी होगी, ड्रीम गर्ल. हाँ. वो बंदा उसमें क्या कहता है? हाँ. वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है. हाँ. जो कम गलत है वही सही है. हाँ. जिस आदमी ने ये फिलॉसफी अप्लाई कर ली ना, वो लाइफ में बल्ले बल्ले है. मार्केट में आप जो चाहते हैं वो नहीं होता. मार्केट में वो होता है जो मार्केट चाहता है. और मसाला कैसे है? मसाला कैसे राइट. तो कहते लगता है कि तड़का जब लगता है वही मजा आता है. तो सिप यात्रा का निर्माण ही यही है. हाँ. जिसका पर्पस नहीं है वो यात्रा पूरी नहीं कर पाती. और ये जो 25वां एनिवर्सरी लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको कहते हैं मेंटेनेंस. यू हैव टू गेट इनटू द मेंटेनेंस. हमारे जो टॉप क्रिकेटर्स जो भारत रत्न अवार्डी हैं, ये म्यूचुअल फंड सही है प्रमोट कर रहे हैं. सो जो बंदा कहता है इजरायली SIP स्कैम करे, तो आपका क्या टेक है? अभी रास्ते में ऑटो वाला जा रहा है, ऑटो वाला बोल रहा है SIP स्कैम. फिर उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फाइनेंशियल टेररिस्ट. फाइनेंशियल टेररिस्ट कौन होता है? जो खुद आज़ादी नहीं पाएगा फाइनेंशियल, और आपको भी आज़ाद नहीं होने देगा. तो लगता है आपकी बात सुन के सबका जो पेड है पैसे का वो बहुत बड़ा बनेगा और सबकी जो SIP की यात्रा है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी. Welcome Dr. Dhananjay Bhatia to the podcast. Thank you so much. Thank you. So Dhananjay Bhatia is a professional financial speaker, business coach and entrepreneur. So he has trained over 6 lakh plus investors in last 70 plus financial years. So he is associated with IIM Sambalpur, SEBI, NISM and NSE. He is a keynote speaker at many events and is training more than 4,000 plus financial advisors every year and we are very happy to have you on our podcast. Thank you so much for the invite. धनंजय भाई, वी आर ऑन द पेज जहाँ पर आज AUM 70 लाख करोड़ कर गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का और जो SIP का इन्फ्लो है दैट इज अराउंड 26,000 CR. करेक्ट. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि जो इंडस्ट्री है जैसे कहते हैं ना, इज इट न्यू नॉर्मल कि आने वाले दिनों में क्या हमारा जो इक्विटी का पार्टिसिपेशन है वो ऐसे बढ़ता रहेगा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको क्या लगता है किस लेवल तक पहुंच सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हर्ष जी फॉर द इन्विटेशन. मुझे अच्छा लग रहा है आपके सभी ऑडियंस के साथ अपने इनपुट शेयर करने को. अभी आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो SIP का डेटा है लमसम, मुझे लगता है इट इज जस्ट द स्टार्ट, इट इज जस्ट द बिगनिंग राइट. अभी भी लोग अंडर इन्वेस्टेड हैं. हम जब काम की बात करें बाकी एसेट क्लास की, अगर उसके हिसाब से कल तुलना करें तो ऑलमोस्ट ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट यात्रा अभी शुरू हुई है. जैसे आपने अपना नाम रखा है ना SIP यात्रा, मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड यात्रा भारत के निवेशकों ने अभी स्टार्ट किया है. तो अभी बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी सिर्फ पोस्टर है. तो द जर्नी इज़ फैंटास्टिक. मुझे लगता है लोगों को और पार्टिसिपेशन आएगा. ये जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन जो है, इसने बहुत हेल्प किया लोगों को एजुकेट करने में अबाउट व्हाट म्यूचुअल फंड इज़, किस तरीके से उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से वो आपके लॉन्ग टर्म सपने को साकार कर सकता है. तो ये जो एम्फी का इनिशिएटिव है, ये जो एड्स हैं, क्रिकेटर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रमोशनल टीम, ये बहुत सारी चीज़ें हेल्प करी है इस इन्वेस्टर को या और इस इंडस्ट्री को यहाँ पर पहुँचने के लिए. तो जैसे आपने नाम दिया यात्रा का, तो आपको क्या लगता है जैसे कोई बंदा दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करता है तो एक यात्रा होती है,
तो उसमें उसको उतार चढ़ाव आते हैं। तो हाउ कैन अ पर्सन जो अपनी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो जो उसकी एसआईपी की यात्रा है वो उसको कैसे एंजॉय करना चाहिए उस स्पेस को, क्योंकि मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जो एसआईपी की यात्रा है वो एज अ इन्वेस्टर उसको कैसे उसको फुलफिल करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एसआईपी जो है ना, उसके साथ आपने जो यात्रा वर्ड किया है ना, हाँ, ये कॉम्बिनेशन ही चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। हाँ, आप अगर डेटा देखो तो बहुत सारे जन ना अपनी ये जो यात्रा है ना 2 साल 2.5 साल 3 साल में बंद कर देते हैं, और जब ये यात्रा 2-3 साल 2.5 साल में बंद हो जाती है ना, तो उसको वो लाभ नहीं मिलता है जो यात्रा के बाद मिलना चाहिए, जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कभी भी कोई निवेशक जब इन्वेस्टमेंट करता है, एक रूल कहता है कि इन्वेस्ट विद अ गोल। यात्रा कम होने की या बंद होने की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी तब होगी जब आपके पास गोल नहीं होगा कि पर्पस क्या है। जैसे किसी ने अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अपने रिटायरमेंट के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है, तो देयर इज़ अ गोल टू इट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपका कोई गोल हो, वो एक इमोशनल फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। अगर एक फाइनेंशियल गोल के पीछे इमोशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो गोल नहीं है। तो अगर जैसे एग्जांपल आपने अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए प्लान किया, तो बच्चे का नाम डालिए। जैसे मेरी बेटी का नाम दिविशा है, तो मैंने लिखा दिविशाज एजुकेशन फंड, तो आप उससे कनेक्टेड रहते हैं। मुझे घर बनाना है, उसके पीछे मैंने क्या लिखा है, घर बनाना है जहाँ पर मेरे मम्मी पापा आराम से फैमिली रह सके। तो ये जब एक्स्ट्रा आप ऐड करते हैं ना, तो इमोशनली आप अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो फाइनेंशियल गोल के साथ अगर आपने इमोशन ऐड कर दिया, ये जो यात्रा है ना 99% लोग निकालते नहीं हैं। तो कभी कोई अब इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि धनंजय भाई हमने इस फंड में डाला था, पैसा निकाल लो, इस फंड में निकाल दो। तो मैं उसके फंड की बात नहीं करता, मैं से ये कहता हूँ सर आप में किससे पैसा निकालूँ, आपके रिटायरमेंट वाले गोल से पैसा निकाल दूँ या आपके बच्चे का एजुकेशन वाले से निकाल दूँ। तो जब आप गोल के हिसाब से पिन पॉइंट करते हैं ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी लोग ये यात्रा पूरी करते हैं। तो ये हमारी एडवांटेज रहती है उसमें। सो सर एज यू टॉक्ड अबाउट यात्रा एंड म्यूचुअल फंड, सही है। जनरली क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ मिस सेलिंग जो होती है हमारी इंडस्ट्री में, जी। वो एसआईपी के नाम पे उनको इंश्योरेंस दे दिया जाता है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू इज बेटर, कि इंश्योरेंस वाली जो यूलिप प्लान्स होते हैं उसकी तरफ जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, या फिर जो एसआईपी है कोर वहाँ पर जाना चाहिए? एंड विद दैट म्यूचुअल फंड तो सही है, एसआईपी कितना सही है? मुझे लगता है कि एसआईपी जो है ना, लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड समझते हैं, बट एसआईपी एक प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी का मकसद क्या है? हाँ, एसआईपी का मेन ऑब्जेक्टिव है एक इन्वेस्टर को डिसिप्लिन बनाना। बिल्कुल। और इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जैसे एसआईपी का मतलब ये नहीं कि रिटर्न बनाना, रिटर्न तो 5 साल बाद बनते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जनरली 5 साल बाद चालू होती है। हाँ, लेकिन जो आदमी 5 साल एक आदत बिल्डअप कर देता है ना पैसा जमा करने की, फिर वो जिंदगी भर छूटती नहीं है, उसके मसल्स में सेविंग चला जाता है। राइट। अब हम कंपेयर करते हैं कि एसआईपी करें या यूलिप करें। मुझे लगता है कि हर प्रोडक्ट अपनी जगह सही होता है, बट एज अ बायर या फिर एज अ इन्वेस्टर आपको ये डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई है। कोई कोई चीज़ दोनों दिखती तो सेम है, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें थोड़े से वेरिएंस आ जाते हैं। हाँ, वेरिएंस क्या आता है? अगर हम बात करें यूलिप में, जनरली जो चार्ज स्ट्रक्चर होते हैं ना, चार्जेस स्ट्रक्चर जो होते हैं बिल्ड होते हैं, यस, वो कहीं ना कहीं इतने क्लियर नहीं रहते हैं जो इन्वेस्टर्स को डिकोड कर पाए। और दिखता तो दोनों सेम है, लेकिन अंदर में जब हम एंड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिएगा कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न ऑब्वियसली आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल कॉस्ट, हाँ, होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की या फिर एनएवी की। यस, एनएवी कैसे तैयार होती है? जब हम कॉस्ट एडजस्ट करके निकालते हैं। बिल्कुल। तो कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद में ऑब्वियसली एसआईपी जो है ना, वो हमेशा एट एनी गिवन डे हाँ, 5 साल 10 साल का, बहुत जन कहते हैं कि सर मैं अपने फंड को चेंज करूंगा, अभी डेट से इक्विटी करूंगा। हाँ, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अभी लोगों ने वॉर के पहले कर दिया था, कर दिया था। हाँ, वॉर के पहले सब निकल गए थे कि वॉर आएगा तो नीचे आएंगे। हाँ, अभी उल्टा हो गया, मार्केट फंस गए। अरे, तो हाँ, मार्केट में ये जो छोटे छोटे कॉल्स लेके सोचते हैं पैसा बनाना, आंसर इज नो। तो आप मार्केट में पैसे को ना मल्टीप्लाई करने आइए, परसेंटेज कमाने के तो मत आइए। लोग जो बोलते हैं ना कि 15% चाहिए, 15% के लिए मत आइए। हाँ। आप आइए 15 टाइम्स के लिए, 15 टाइम्स के लिए, वो वेल्थ क्रिएशन होगा। सो आई गेस जो एक 15% से लेके 15 टाइम्स का है, ये भी एक माइंडसेट की यात्रा ये है। भी यात्रा है, तो जैसे एक सिप की यात्रा है, ये आई गेस माइंडसेट की एब्सोल्युटली हमारी यात्रा है। यात्रा है कि आप पर्पस क्या इंटेंड कर रहे हैं उसके बाद। सो जनरली क्या होता है सर, जैसे हमने यात्रा की बात करी, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी यात्रा 25 के एज पे शुरू करूंगा, कुछ कहते हैं 30 पे, कुछ कहते हैं 35 पे, और कुछ को तब शौक आता है जब उनका रिटायरमेंट नजदीक आने वाला होता है। तो आपके हिसाब से अगर इंडिया में हम देखें, जो आने वाली जनरेशन है या जो करंट जनरेशन है, हमारी जो फादर है 30 to 40 की एज में, 50 की एज में, उनकी एक्चुअल यात्रा कब शुरू होनी चाहिए थी? और क्या अगर वो लेट हो रहे हैं, जैसे अगर कोई पर्सन नियर टू द रिटायरमेंट है, क्या उसका ये यात्रा करने का शुरू मतलब सही समय है या नहीं है? नियम ये कहता है कि आप अपनी तैयारी तब शुरू करें जब आपकी कमाई चालू हो गए। एक थ्योरी कहता है, उसको कहते हैं माई फर्स्ट पे चेक। हाँ, तो जो आदमी अपने पहले इनकम से ये स्टार्ट नहीं करे ना, अगर आपको लग रहा है कि 10 साल बाद चालू कर देगा, आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्योंकि 23 साल की उम्र में खर्चे होंगे, 35 साल में उससे ज़्यादा होंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
तो सबसे पहले एक तो नियम ये है कि जब आप शुरुआत करें अर्निंग, तब से आपकी यात्रा शुरू होनी है। तो आप देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो टाइम। हाँ एक बंदा जो 25 साल में शुरू करता है, 35 साल में शुरू करता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा कंपाउंडिंग को लेके। और हमेशा एक कहीं किसी मैंने सुना था, कहीं किसी शायर ने कहा था, वो कहते हैं कि आपको ना रिटायरमेंट की प्लानिंग उस दिन से शुरू करनी है जिस दिन से आपकी पहली कमाई चालू हो। क्योंकि आज से 30 साल बाद हर्ष भाई आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। और नियम कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं तब आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। क्योंकि आज जो आपके पास एनर्जी है, आज जो स्किल है, शायद 20 साल 30 साल बाद वो इतनी रेलिवेंट नहीं रहे। तो जब जवानी में अगर आप गरीब है ना तो चलेगा, क्योंकि जवानी में गरीबी के साथ आपके पास एनर्जी है। और बुढ़ापे में नहीं तेरे पास पैसा है, नहीं एनर्जी है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये मोहताज नहीं है कि आपकी, बहुत जन कहते हैं कि सर मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं करूँगा, ये भी अपने आप में मिथ है। तो एक बार क्या होता है ना, एक गाँव में एक बाबा जाते हैं और गेट को खटखटाते हैं और कहते हैं कि बेटा खाने को कुछ दे दे। तो वहाँ अंदर से रिप्लाई आता है कि बाबा खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो गेट खटखटाते हैं कि बेटा घर में खाने को तो कुछ दे दे। तो फिर से रिप्लाई आता है कि बाबा खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो गेट खटखटाते हैं, बेटा घर पे कुछ खाने को दे दे। फिर से बाबा का वहाँ रिप्लाई आता है अंदर से, बाबा खाने को कुछ भी नहीं। तो बाबा बोलते हैं काम कर, तो गेट खोल। वो बंदा गुस्से से आता है, गेट खोलता है, बोलता है बाबा आपको मैंने 3 बार बोला है कि खाने को कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं काम करो, जो कोने में मिट्टी पड़ा है ना, ये मिट्टी मेरे को दे दे। कहता है बाबा पागल हो गए, ये मिट्टी मांग रहे हो? बोले नहीं, काम करो, जो कोने में मिट्टी पड़ा है ना, ये मिट्टी मेरे को दे दे। बाबा मिट्टी लेते हैं और उसके झोली में डाल देते हैं। फिर वो बाबा जब वहाँ से चले जाते हैं, उनका चेला बोलते हैं बाबा आपने ये क्या किया? बोला मतलब? बोलो बाबा आपने मिट्टी ले लिया बैग में। बाबा कहते हैं किसने बोला मैंने मिट्टी ले लिया? बाबा कहते हैं मैंने उसको देने की आदत डाल दी है। हाँ आज जो मिट्टी दिया है कल फल लेगा और परसों खाना भी देगा। ये जो इन्वेस्टिंग है ना, एक हैबिट है, जिसको लग जाती है लग जाती है। अगर आप 5 साल जिम जाएंगे ना, और अगर उसके एक दिन बाद नहीं जाओ, हाँ आपका बॉडी आपको टांग के ले जाएगा, क्योंकि जिमिंग आपके बॉडी में आ गया है। इसका मतलब मसल्स मेमोरी। तो इन्वेस्टमेंट में भी ना, आपका बैंक अकाउंट का मसल्स मेमोरी होता है, उसको आदत होती है डेबिट होने की। अगर वो नहीं होती है ना, तो फिर लाइफ में ना क्रेडिट की कमी हो जाती। तो जो सही टाइम पे डेबिट नहीं करता ना, उसको भगवान गलत टाइम पे क्रेडिट नहीं करवाता। तो वही इंपॉर्टेंट है। सो जैसे आपने कहा कि मैंने उनको आदत डाल दी देने की। आदत। सो आई रेड योर आर्टिकल जिसमें आपने कहा था कि आपके फादर ने जब आपको जर्नी आपकी शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था गिव नॉट गेन, करेक्ट या फिर गिव बिफोर गेन। करेक्ट। तो आपकी क्या फिलॉसफी है उस पर कि मतलब जो इन्वेस्टर है उसको कितना अपना टाइम देना चाहिए, या अगर वो इन्वेस्ट भी कर रहा है तो किस माइंडसेट से करे ताकि उसको एक अच्छा गेन हो? मुझे लगता है कि अगर हम इस सिप यात्रा की स्पेसिफिक बात करें तो सिप में 5 साल होता है फाउंडेशन फेज, जैसे हम चाइनीज बैम्बू की बात करते हैं कि 5 साल तक जो है कुछ बदलाव नहीं दिखता है। हाँ। बस वही मैजिक काम करता है सिप के ऊपर। तो नियम बहुत सिंपल है। नियम ये कहता है कि अगर किसने SIP चालू की है, हाँ 5 साल देता है तो जितना देता है उसका 1.5 गुना एक्सपेक्ट रेट रहता है। ये रूल है। ओके। अगर उसने 10 साल दे दिया तो जितना दिया उसका 2 गुना। उसने अगर 15 साल दे दिया तो जितना दिया उसका 4 गुना। उसने 20 साल दे दिया तो जितना दिया उसका 8 गुना। तो लुक एट द मल्टीप्लिकेशन। ये जो 8 टाइम्स है ना, सपोज किसी बंदे ने अगर 1 लाख रुपया दिया है, उसकी वैल्यू 8 लाख होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किसने 10 लाख दिया तो 80 लाख, किसने 1 करोड़ दिया तो 8 करोड़। तो आदमी जो एक आज के डेट में प्लान कर रहा हो 1 करोड़ तो पहुंच रहे, वो 8 करोड़ रुपये वहाँ पर उसको बन जाते हैं। ये जो जर्नी है, ये जो कंपाउंडिंग है, ये तभी हो पाएगा जब एक इन्वेस्टर ना अपने आप को इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा मार्केट के ज्ञान, ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट, ज़्यादा फिन इन्फ्लुएंसर से जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज हर दिन एक स्कीम आएगा, हर दिन एक NFO आएगा और लोग अपनी स्कीम को इधर उधर बदलते रहते हैं, वहाँ पर गलती हो जाती है। सो आइडली क्या सर, हमने सैलरीड इन्वेस्टर्स के लिए बात करी या फिर उनके लिए बात करी जिनकी एज अबव 20 है। आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टिंग, मेरी जो सिप यात्रा शुरू हुई वो हुई थी एज 15 पे। ओके। तो जो मेरे जैसे बच्चे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ऐसी है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, जो एज 9th, जो क्लास 9th और 10th में है या 11th 12th में है। करेक्ट। तो क्या होता है, कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं BST और इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चल जाता है कि व्हाट इज मार्केट एंड दिस। अगर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि पैसे मेरे को जोड़ना है, मेरे को बनाना है, तो आपका जो सजेशन है उनके लिए क्या होगा कि उनको अपना पैसा कैसे सेव करना चाहिए, कैसे जोड़े? मुझे लगता है कि पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना जो अभी भी घर पे खुले मंच में बात नहीं होती है। हाँ। अगर कोई क्लास 8 का बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा आप कितना कमाते हो, तो पापा का क्या रिप्लाई आता है? तो चुपचाप पढ़ाई में दिमाग लगा, इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। और वही बच्चे का जब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है, ज़िंदगी भर एक ही सवाल पूछा जाता है कितना कमाता है। तो जो डिस्कशन हमारे घर पे ही नहीं बैठा है, और डिस्कशन लाइफ में वैसे ही होता है। आज के डेट में हर्ष भाई, आप जो कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो लोग आपको पूछते हैं ना कि क्या काम करते हो। बिल्कुल। पता ही क्यों पूछते हैं आपको?
वो स्टेटस जानने के लिए, इनकम जानने कि के वो डिसाइड करे कि आपको इज्जत कितना लिए। देना हाँ, इनकम नहीं जानना, वो डिसाइड करें आपको इज्जत दें कि नहीं दें, जैसे ग्राउंड रियलिटी। तो मुझे लगता है कि मनी जो है ना लाइफ स्किल है। अगर आज अभी हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जैसे एनईपी कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मनी इज़ वन ऑफ द लाइफ स्किल्स। गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि मनी जो है ना आज के डेट में 90% लोग क्या चीज़ को लेकर परेशान है। पैसे को 90% पीपल आर वरीड अबाउट मनी। जो आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पैसे को लेके। बाकी 10% रिलेशनशिप और हेल्थ को लेके है। आज के डेट में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने का मेन कारण पैसा है। जिसका हेल्थ खराब है ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा पा रहा है, पैसा। और हेल्थ खराब होने का मेन कारण है स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या चीज़ का है, पैसा। हाँ, तो पूरा तो चक्री जो है ना वो पैसे के आसपास ही घूम रही है। तो आइडियली जो रूट कॉज है वो पैसा है आपका। रूट लोग बोलते हैं ना कि पैसा मुसीबत का जड़ है, मैं कहता हूँ पैसा सॉल्यूशन का जड़ है। आंसर। रॉन्ग थिंकिंग अबाउट मनी मुसीबत का जड़ है, हाँ, ये जड़ होती है। सो सर अगर पैसा सब चीज़ों की रूट है, हाँ तो हमारी ना भारत में 3 चीज़ों की बात हमेशा होती है, तन, मन और धन। तो चलो धन हमारे को कमाना है, बट तन और मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि हम उस धन तक पहुंच पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ अबाउट 10 CR पोर्टफोलियो, 20 CR या 100 CR, तो मेरे को क्या मतलब ऐसा माइंडसेट मेरा होना चाहिए, और क्या मेरी बॉडी मतलब कि कैसे वो डेवलपमेंट लाना चाहिए। देखो, एक्चुअली ये आप जो सोचते हैं ना कि मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, हाँ। कमा के कौन देगा? हाँ, कमा के तो 2 ही फैक्टर देगा, आपका तन और आपका मन। मन। एट द एंड ऑफ द डे आप ही तो कैश जनरेटिंग मशीन हो ना। हाँ, हाँ, आज हर्ष भाई बीमार हैं तो उनका तन और धन जो है ना उनके साथ कोई कोरिलेशन ही नहीं रहेगा। उनको पता है कि यार मैं पहले ठीक तो हो जाऊँ। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका जो फिजियोलॉजी है ना वो आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। हाँ। और वो आपके सोचने के तरीके में पैटर्न करता है। तो मुझे लगता है कि जिस आदमी ने ये तीनों पैरामीटर में काम किया ना, एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तो जो पहला सुख जिसके पास नहीं है ना, फिर दूसरा सुख उसको एक्साइट नहीं करेगा। एक्साइट नहीं करेगा। तो यू हैव टू गेट द फर्स्ट थिंग राइट टू गेट द अदर थिंग राइट। बिल्कुल, दिस इज हाउ द एंटायर सीक्वेंस फॉलोज। और मन जो है ना वो फैक्टर ऑफ टाइम, मल्टीपल थिंग्स है। मन डिपेंड करता है आपके घर पे रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका सोसाइटी एंगेजमेंट, आपका चिंताधारा, आप कैसे कंटेंट लेते हैं अपने आसपास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कोई परफ्यूम लगाते हैं ना, हाँ, तो आपके आसपास जो बैठा है उसको क्या फील होता है? अच्छी स्मेल। अच्छी स्मेल आती है। तो बस वैसे ही आपके थॉट्स हैं। हाँ, आपके थॉट्स भी ना आपके स्मेल फेंकते हैं मार्केट में कि ये बंदा इंसान कैसा है। हाँ, हाँ, तो बहुत जन नहीं कहते कि सर मेरा ये जो दोस्त है ना जवान का खराब है लेकिन दिल का अच्छा है। हाँ, ऐसे इंसान दुनिया में नहीं चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ मैं तो स्कैनर कोड लेके नहीं घूमता हूँ कि तू दिल का अच्छा है क्या, मैं तो तेरी जुबान से टच करूँगा कि तू इंसान सही है कि नहीं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि जुबान का अच्छा दिल का अच्छा, मैं कहता हूँ पहले जुबान से अच्छे बन जाओ। तुम दिल से थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन जहाँ जुबान की प्रॉब्लम है ना, मतलब इसका तेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि सर मेरे को ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैं कहता हूँ आता किस पे है? बोलता है सर किसी पे आ जाता है, मैंने किसी पे नहीं आता हो। कभी अगर मोदी साहब खड़े हैं उनको फिर गुस्सा आ जाएगा आपको? नहीं आएगा। तो आपका गुस्सा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है आना कब है। इंडिया में ना इंटेलिजेंट गुस्सा है, उसको पता है कि यहाँ मैं आऊँगा यहाँ नहीं आऊँगा। जैसे आपके पापा, मेरे पापा मेरे पे गुस्सा करेंगे, हाँ। अपने बॉस पे नहीं करेंगे। नहीं करे, उसको पता है नहीं बॉस से गुस्सा नहीं कर सकते। तो गुस्सा भी ना इंडिया में बहुत इंटेलिजेंट हो गया, उसको पता है यहाँ आना चाहिए यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये गुस्सा नहीं है, ये लैक ऑफ मैच्योरिटी है, ये गुस्सा होता ही नहीं। सो जैसे आपने कहा कि पहला सुख हाथ में माया, दूसरा सुख निरोगी काया। करेक्ट तो लोग कहते हैं ना योर बॉडी इज योर ऑडी। करेक्ट। तो आजकल ना एक ऑडी और BMW ने ऐड शुरू करी थी कि तुम SIP मत करो और 50,000 का EMI देके तुम गाड़ी ले आओ। सो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको देख के बहुत पैसिनेट हो गई ऐड को कि 50,000 का SIP कौन देगा, मैं 50,000 का EMI देता हूँ, आज मेरे को BMW और ऑडी आ जाएगा। तो जो यंगर जनरेशन का जो माइंडसेट है, आपको क्या लगता है वो BMW की लेना चाहिए उनको, या अपना 50,000 का SIP करना चाहिए हर महीने? देखो आज का यूथ जो है ना एस्पिरेशनल है। आज का यूथ मेहनती भी है, एस्पिरेशनल भी है, लेकिन वो एक जगह स्ट्रक हो गया है। कहाँ पता है? वो स्ट्रक हो गया है योलो और रिटायर एट 40 के बीच में। हाँ, योलो होता है यू ओनली लिव वंस, और ये कहता है कि मैं 40 में रिटायर होना चाहता हूँ। अब ये दोनों में उसको डिफेंड करने के कल खर्चे करूँ, ये 40 में रिटायर हो जाओ। मुझे लगता है बैलेंसिंग इज द नीड ऑफ द आवर। और उसका फाउंडेशन जो है ना आज का ये यूथ को समझ में आ जाए ना कि अगर वो फंसेगा ना तो इसका एक ही कारण होगा, EMI। EMI विल मेक यू फाइनेंशियली मोर इनडिसिप्लिन। एक आदमी 50,000 की EMI देने को तैयार है 20 साल के लिए अपने घर के लिए, लेकिन एक 30,000 का SIP नहीं चलना चाहता है 30 साल के लिए। तो उसको कॉन्फिडेंस ये है कि मैं 50,000 का EMI तो दे दूंगा 20 साल के लिए, लेकिन उसको आप बोलो कि भाई 50,000 के SIP चला ले, उसको डर लगता है नहीं भैया मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये मेंटल स्टेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेड ऑफ करना है। एक्चुअली आयुष्मान खुराना की एक मूवी आपने देखी होगी, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। हाँ, वो बंदा उसमें क्या कहता है, हाँ,
वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है, हाँ जो कम गलत है वही सही है। हाँ, तो आपको इस दुनिया में सही नहीं होना है, आपको कम गलत होना है। दूसरों से कम गलती करना है। बस इन्वेस्टिंग वैसे ही, ये पर्सनल फाइनेंस है। पर्सनल फाइनेंस BMW लेना लीजिए, अब BMW आप तब लीजिए अगर आप 50,000 का EMI बांध रहे हैं। अफोर्ड कर सकते तो नियम ये कहता है कि जितनी आपकी एनुअल सैलरी है ना, हैं। बिल्कुल। उससे महंगी आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके। तो अगर हर्ष भाई की सैलरी 20 लाख रुपए है ना, तो उनकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए, ये नियम है। एंड दिस इज अ रूल, फाइनेंशियल वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम। तो अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं साल का, हाँ हाँ, तो आप 1 करोड़ की गाड़ी चला सकते गाड़ी चला सकते हैं। हैं। अगर आपकी 6 लाख की पगार है तो आप फिर एक ऑल्टो चलाइए, बिल्कुल। जिसकी जो है, अगर अगर आपको शौक है लेने की, वैसे तो इट इज ऑल अबाउट यू क्रिएट एन एसेट एंड आफ्टर दैट यू गेट इनटू ऑल दिस। लेकिन किसकी बोलते हैं ना, शौक है सर, मर्जी है तो लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा 20 लाख कमा रहा है और उसने BMW ले ली, अब जो बंदा 20 लाख कमा रहा है उसकी महीने की इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख मतलब अब 1.5 लाख रुपए जिसकी इनकम है, अब BMW इसने ले ली, BMW कितने की आती है? 40-50 लाख से स्टार्ट अभी 62 लाख होगी, 62 lakhs, 60 लाख। Yes. अब 60 लाख में समझो उसने 10 लाख कहीं जमा कर दे भी दिया। 50 लाख का जो अगर लोन लेता है, लेता है। हाँ कार की लोन 7 साल के लिए होती है, या शॉर्ट टर्म कार की लोन तो 20 साल के लिए होती नहीं, डिप्रिशिएशन है उसमें। अगर उस बंदे का 1.5 लाख का कमाई और 75,000 का EMI है, तो वो तो हैंड टू माउथ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ इनकम। ओके। अगर आपका EMI आपके इनकम के 30% से ज़्यादा है, योर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सैलरी, इट इज स्लेवरी। वो गुलामी है, वो दिस इज गुड, सैलरी नॉट स्लेवरी। यस, अगर जो आदमी की EMI 30% से ज़्यादा है, द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सैलरी, इट इज स्लेवरी। आप गुलामी कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर रहे। आपको पता है कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले महीने बिल कट जाएगा। बिल कट जाएगा। हाँ। दैट्स अ फैक्ट। सो एज यू सेड कि लोग EMI कर लेते हैं। हमारे ना इंडिया में बहुत बेसिक रूट पे ये चीज़ें चलती हैं, जैसे Tier 2, Tier 3, Tier 4। या तो लोग कमेटी डालते हैं, या सपोज मैंने अपने किसी फ्रेंड को उधार दे दिया, किसी रिश्तेदारी में उधार दे दिया, तो वो पैसा नहीं आता। तो हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी में एक कहावत है कि पहले लिख फिर दे। सो व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस, कि जो लोग उधार पैसा दे देते हैं वो ज़्यादा ब्याज के लालच में, और फिर वो पैसा नहीं आता वापस, करेक्ट। या कमेटी में पैसा डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ SIP, तो उस पर क्या टेक आपका? एक्चुअली ना मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरे पास मेरा दोस्त था और मेरे पास पैसे थे। मैंने अपने पैसे अपने दोस्त को दे दिया। आज ना ही मेरे पास मेरा दोस्त है, ना ही मेरा पैसा। ये रूल तो अभी अब मैं आज या कल ही पढ़ रहा था कि 74% जो आप पैसा अपनी जान पहचान को देते हो वापस नहीं नहीं आता। आता। और क्योंकि ना इस दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ किसकी है पता है? उधार मांगने वाले की। अब सबसे कड़वी आवाज़ किसकी है पता है? जो ले रहा है ना, वो जब रिटर्न करता है तब उसकी आवाज़ आती है। क्योंकि जो आदमी उधार देता है ना, हाँ तो सामने वाला वजह बताता है कि उसको क्यों चाहिए। हाँ। और जब आदमी को उधार जो दिया है, जिसको इसको वापस पैसा चाहिए, उसको भी एक वजह देना पड़ रहा है कि इस वजह से मुझे वापस पैसा चाहिए। तो ये जो दोनों वजह है ना, हाँ हाँ। ये लोग इसमें मजा लेते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है ना, पहले लिख दे, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रूल है। जिस आदमी ने ये फिलॉसफी अप्लाई कर ली ना, वो लाइफ में बल्ले बल्ले है। आजकल में लोग परेशान किए मनी मैनेजमेंट को लेकर, हाँ कि वो पहले दे देते हैं, फिर देते हैं, लिखते नहीं हैं। और एक शायर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया। इफ़ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इज गॉन। तो लोगों को पता ही नहीं है, जो आदमी 1.5 लाख कमा रहा है उसको पता ही नहीं कि मैंने में कमा कितना हूँ, जा कितना हूँ। हाँ। दे डोंट अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल। फिर वो कह रहा है मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो इंग्लिश के जो भयंकर वर्ड होते हैं ना, मुझे नहीं लगता है, मेरे को लगता है हमारा जो जनरेशन ना, जो 40+ है, हम अपने जीवन में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है ना, और हमारी और डिप्रेशन जाने की वो स्टेज खत्म हो गई है। हमको पापा ने सबके सामने मारा है, पब्लिक के सामने नहीं मारा है, टीचर नहीं मारा है ना, तो हमारा हम डिप्रेशन नहीं जाएंगे। लेकिन आज का जनरेशन ज़्यादा है, उसको टीचर चिल्लाते तो बोलते आई वॉज असॉल्टेड। ये असॉल्टेड वर्ड कहाँ से आता है भगवान जाने। तो आगे मेरे पापा अगर ना स्कूल में अगर मेरे को टीचर मार दे और पापा को पता चला ना, तो पापा और मारते कि मार खा के क्यों आए। तो अभी जमाना बदल गया है, चीज़ें बदल गई है, बट अगेन इट इज़ ऑल टू डू विद यू टॉक वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट टीचर्स। करेक्ट। तो हम थोड़ा सा पार्ट टीचर्स का टच करते हैं, कि जैसे क्या होता है ना सबकी लाइफ में, जैसे अब मैं RCB की बात करूं, सो कोहली साहब वॉन द IPL ट्रॉफी आफ्टर 18 ईयर्स। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे अब आप कोई भी अगर आज बच्चा पैदा होता है तो 3 साल तक तो वो अपने घर में रहता है, उसके बाद 3 साल के बाद फिर वो 18 साल तक अपना स्कूल में पढ़ाई करते रहे। बट लोगों को लगता है कि मैं आज पैसा डालूं और मेरा कल डबल हो जाए। आज किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट करा तो वो चाहता है कि मैं कल 2 लाख रुपए निकालूं। तो लोग ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं। तो आपका इससे क्या रिलेशन है कि जो एक बच्चा है वो 18 साल तक पढ़ाई कर रहा है, जो टीचर है वो हमारे एक गाइडेंस के रूप में है, और आज जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि सभी का भी एक डेटा आया था कि 90% लोग पैसा अपना लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आइडियली अगर कोई बंदा ट्रेडर बनना चाह रहा है तो वो कैसे बन सकता है,
और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में व्हाट इज बेटर? एक कोटेशन है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए 20 साल लगता है हाँ, और ये समझने के लिए 25 साल लगता है, और कमाने के लिए 20 साल और समझने के लिए 25 साल। 30 साल लगता है। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आदमी को एक्सपीरियंस है ना उससे जुड़ जाइए, अदरवाइज अपने एक्सपीरियंस से तो 25 साल लग जाएंगे। और दूसरा कोटेशन ये कहता है कि अगर आपको आस्ते आस्ते पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में तो 15 साल लगेगा, अगर आज से आराम से, और अगर आपको हड़बड़ी है तो 20 साल लगेगा। हाँ, समझ रहे हैं? मतलब आपको अगर आपको आस्ते आस्ते कमाना है ना, स्लोली रिलैक्स होके, तो 15 साल लगा ली, लेकिन अगर हड़बड़ी है तो 20 साल लगेंगे। तो कैन यू टेल इट विद एग्जांपल? इस एग्जाम्पल है कि जो आदमी हड़बड़ी में होता है ना कि फटाफट कर दूं फटाफट, उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक रूल कहता है स्लोली इज द फास्टेस्ट वे, सबसे फास्टेस्ट वे स्लोली। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ट्रेडिंग है यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, यू टॉक अबाउट गेटिंग मैरिड टू अ स्टॉक, तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। यू बाय अ थीम, यू ओन अ पर्टिकुलर कंपनी, मतलब होता है ना वहाँ इन्वेस्टर नहीं, अब इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में ओनरशिप नहीं होती है, ट्रेडिंग में जो होता है वो मुनाफे की बात होती है, आज लिया कल बेचा। ट्रेडिंग में लोग पैसा बनाते हैं, आंसर इज यस, लेकिन आप डेटा देखो 95% कमाते हैं, 5% कमाते हैं, 5% तो कमा ही रहे हैं। कमाई रहे। अब ये जो नहीं कमा रहे हैं इसमें गैप क्या आ रहा है? गैप 3 चीज़ का है, समझ, समय एंड स्वयं। समझ। समझ, समय एंड स्वयं। हाँ। पहला, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा नुकसान कर देगा। आप ट्रक चला रहे हैं, आपको चलाना नहीं आता है, वो एक्सीडेंट हो गया, गलती किसकी है? हमारा आपकी है कि ट्रक की? ऑब्वियसली आपकी। हमारी। तो वैसे जो नुकसान करता है गलती वो मार्केट को कहता है, गलती उसकी है। है। दूसरा है समय। हाँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आज डाल के आज सीख के 2000 का कोर्स अटेंड करके सीख लूँ, नहीं कर पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी और सरस्वती जी का कॉम्बिनेशन चलता है लाइफ में। जो वर्ड है EARN, अर्न, हाँ। अर्न के अगर लेटर में आगे आप L लिखा दे तो क्या होता है? लर्न। लर्न। तो लर्न के अगर उससे L निकलता है फिर आके अर्न में आता है। तो आदमी क्या है यहाँ पर अर्न मोड में पहले आता है और वो लर्न मोड में बाद में आने जाए। तो जो दूसरा वाला फैक्टर है ना कि समय और समझ, ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है। और तीसरा है स्वयं, सेल्फ कंट्रोल। इन्वेस्टिंग इज टेम्परामेंट, ट्रेडिंग इज टेम्परामेंट। मैं आपको ग्राफ दिखा दूं, चार्ट दिखा दूं, सब टूल्स दे दूं, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? आपका टेम्परामेंट आपको अलाउ नहीं करेगा। ज्ञानी तो भरे हुए हैं, आज के डेट में ज्ञान की किताबें भरी हुई हैं, टेम्परामेंट कहाँ से आएगा? टेम्परामेंट विल कम विद टाइम, टेम्परा विल कम विद मैच्योरिटी, टेम्परामेंट विल कम विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो एक लेखक कहते हैं गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। हाँ। तो अच्छा डिसीजन एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस बैड से डिसीजन से आएगा। तो बोलते हैं कि लाइफ में ठोकर खाना चाहिए, हाँ। और आप नई वाली ठोकर खाइए। तो जिसने ऑलरेडी पुरानी ठोकर खा चुकी है ना, उससे सीख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं खाना। हाँ करनी। आप खाओ तो नई ठोकर खाइए। अब पुरानी वाली ठोकर खा के लाइफ बहुत छोटा है। बहुत। तो दूसरा जिससे ठोकर खाया ना उसको सब मिला लीजिए अपने साथ, उसके बोलिए भैया कहाँ कहाँ खाए, तो बोलेगा यहाँ यहाँ मैंने ठोकर खाया, तो फिर आप नई वाली खाइए। लेकिन पुरानी खाएंगे तो फिर आप लाइफ किल कर रहे हैं। लाइफ का। तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जैसे हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, सब लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। कोई कहता है SIP से स्कैम, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल चला था। सो मेरे को बहुत लोगों ने भेजा कि क्या रियली SIP से स्कैम। फिर इधर से हमारे जो टॉप क्रिकेटर्स जो भारत रत्न अवार्डी हैं, धोनी, सचिन जी, रोहित शर्मा जी, ये म्यूचुअल फंड सही है प्रमोट कर रहे हैं। सो जो बंदा कहता है इज रियली SIP स्कैम करे, तो आपका क्या टेक है उस पर? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो बंदा जो कहता है ना कि SIP स्कैम है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मुझे भी एक वीडियो आया था, मैं कहता हूँ जो बंदा बोल रहा है ना, पहले इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, या इसका बोलते हैं ना कि व्हाट इज हिज फेस वैल्यू टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। अभी रास्ते में ऑटो वाला जा रहा है, ऑटो वाला बोल रहा है SIP स्कैम है, इससे आपको क्या लेना देना? क्या लेना देना? इसका मतलब ये है कि जब आप जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेते हो ना, पहले उसको चेक करो कि पहले तो उसका नाम भी नहीं पता ये बंदा है कौन, फिर आपको वो क्लाइंट इन्वेस्टर वीडियो फॉरवर्ड कर देता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 20-30 साल, आप इतिहास निकालिए, हाँ। डेटा निकालिए, जेन्युइन इन्वेस्टर को सामने खड़ा कीजिए, हाँ। सब बताएंगे कि दे हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और पैसा बनता है। पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट और इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट सब कनेक्टेड है। आज अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगा, तो आप खर्चा करेंगे, आप अपग्रेड करेंगे, हाँ। और आपका मार्केट रिफ्लेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी में। कौन? तो आज से 20 साल पहले लखपति बड़ा आदमी होता था, अभी करोड़पति बड़ा आदमी। तो क्या हुआ कि लखपति इज मूव फ्रॉम करोड़पति। करोड़पति। ये जो मूवमेंट होती है ना, मार्केट कैप्चर करता है। तो जब लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं, जब लोग को थोड़ा मिसगाइड, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फाइनेंशियल टेररिस्ट। फाइनेंशियल टेररिस्ट कौन होता है? जो खुद आज़ादी नहीं पाएगा फाइनेंशियल, और आपको भी आज़ाद नहीं होने देगा। दिस आर द पीपल विल क्रिएट ऑल दिस। तो जैसे आप तो जब आप सचिन तेंदुलकर साहब की बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, दिस आर ऑल ब्रांड। तेंदुलकर साहब तो भारत रत्न है। जब वो कुछ कॉल लेते हैं ना पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि उनको पैसे की ज़रूरत है,
ही हैज़ मेड इनफ मनी इस जन्म में कि अगले 10 जन्म में जिन चल पाए। जब वो अपना फेस वैल्यू देते हैं ना, उनकी टीम बहुत सोचती है। तो दे आर पीपल हु गिव देम फेसेस। जब अपने चेहरा दे रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ सोच के दे रहे हैं। सब लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एक्सपीरियंस अच्छा था। सो आइडली अभी आपने बोला एक वर्ड फाइनेंशियल टेररिस्ट, तो जैसे अगर हमारे ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया तो हम उसका ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल टेररिस्ट है आपका, जैसे आपने बोला कि कोई दोस्त है, मैं नहीं कमा रहा तो वो मेरे को भी नहीं कमाने पे, या कोई ऑटो वाला है उसने कुछ गलत बोल दिया तो मैंने उसको मान लिया है, तो इन फाइनेंशियल टेररिस्ट से दूर कैसे रहें? और जो आपने स्वयं की बात करी वो सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं? देखो सेल्फ कंट्रोल जो है ना, वो बहुत, मैं बोलता ना 100 में से एक जन जो है जो संत वाले गुण से पैदा होता है, बाकी 99% को दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए। यहाँ पर रोल आता है एडवाइज़र। हेड भाई। मुझे लगता है कि एक कोच, एक मेंटर, एक एडवाइज़र, ये कोई भी फील्ड हो, वेदर इट इज़ क्रिकेट, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ एनी फील्ड, उसके बिना यात्रा अधूरी है। तो आप बोलते हैं ना यात्रा, जैसे बोलते हैं ना माउंटेन जाओ क्लाइंबिंग करते हैं, तो एक शेरपा के बिना माउंटेन क्लाइंबिंग अधूरा है। तो इसका मतलब ये है कि बंदे को क्लाइंबिंग नहीं आता, वो बताता है कि क्या नहीं करना है। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट क्या नहीं करना है। तो जब आदमी के पास एक गाइड नहीं होता, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइज़र नहीं होता है ना, वो गलती करेगा, क्योंकि उसको बात करने वाला नहीं है। जो ऑनलाइन ऐप आते हैं, ऑनलाइन ऐप बात किससे करें? इन्वेस्ट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बोथ वे। आज मेरे से सवाल पूछ रहे, मैं आपसे आंसर दे रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछिए, आंसर नहीं दे पाएंगे। नहीं। वो वैसा गुण गाँव होता है जब आपको वो जो होता है ना कि सर यू गेट इनटू दैट लीक, हाँ। वो भगवान गौतम बुद्ध थे, गौतम। और हम लोग बुद्धू हैं। यस सर। तो हम बुद्धू लोग जो है ना, वो वाली गुण हम में नहीं जा सकती है, राइट? तो हमारी में वो आई नहीं ताकत, वो आएगी भी नहीं। तो यू हैव टू रियलाइज कि लेट गेट इन टच विद पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस इन दैट डोमेन, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा हम बुद्धू हैं, तो हम गौतम बुद्ध तो बन नहीं सकते। नहीं बन सकता। तो अब जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 13 टू 14 में गवर्नमेंट शिफ्ट आया, 16 में डीमोनेटाइजेशन आया, 18 में जीएसटी, 20 में कोविड, करेक्ट। और अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा था इंडिया पाकिस्तान वॉर। करेक्ट। तो आइडली स्वयं पे तो हमने बात करी कि सेल्फ कंट्रोल वो 100 में से एक बंदा रख पाता है। करेक्ट। तो जो ऐसे वाले फेजेस आते हैं, जब वॉर का फेज आया या कोविड का फेज आया या डीमोनेटाइजेशन का आया, करेक्ट। इसमें स्वयं कैसे रखें, मतलब सेल्फ कंट्रोल कैसे रखें? जिसमें ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छी पॉइंट मैंने कहीं पढ़ी थी, वो कहते हैं इफ़ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, एंड इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो जानकारी नहीं मिल रही है, और पढ़ रहे हैं तो गलत जानकारी मिल रही है। जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया ना, वैसा नहीं बनाएंगे। आप देखो पिछले 1 साल में सब कुछ उल्टा उल्टा हुआ है, सब कुछ जो एंटिसिपेशन था सब उल्टा हुआ है। हम कह रहे थे जून के महीने में अब की बार 400 पार, हाँ आए कितने वोट? 240। बिल्कुल। आपको लगा वार होगा, हाँ। वार सीज फायर हो गया। सर आपको लगा ट्रम्प साहब इंडिया का दोस्त होगा, ट्रम्प पलट गया। आप देखिए ना, मार्केट में आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है। नहीं होता। मार्केट में वो होता है जो मार्केट चाहता है। अब अगर आप जो चाहते हैं वो नहीं होता और होता वो है जो मार्केट चाहता है, तो वही करने दीजिए मार्केट जो मार्केट चाहता है। मार्केट कहता है कि आप बने रहिए। मैं ट्रेनिंग में ये कहता हूँ कि पनीर का रेट ज़्यादा है कि पनीर टिक्का का? पनीर टिक्का। ऑब्वियसली पनीर टिक्का का। इससे आपने क्या सीखा? जो टिकेगा उसका रेट बढ़े। ये सर ना, दिक्कत क्या है कि लोग टिक नहीं रहे हैं। हाँ। लोग पैसा डाल के डेली ऐप देख रहे हैं, क्या लगता है, क्या भाई क्या लगता है, तूने आज डाला 10 साल के लिए पैसा, तू टिकेगा तब तेरा रेट बढ़ेगा। हाँ, तू पनीर खा ही जा रहा है तो टिक्का कैसे बन रहा है तेरा? ठीक है, आप दिल्ली से चेन्नई का ट्रेन ले रहे हैं, तो लगेज कब निकालेंगे? चेन्नई पे। हम क्या कर रहे हैं पता है? हर स्टेशन के बाद लगेज निकाल रहे हैं। चेन्नई आ गया, चेन्नई आ गया। तू शांति से सो, जब ले चेन्नई आएगा तेरे को उठा तक नहीं उठा नहीं। एंड दैट इज वेयर पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। एक तो पता नहीं। अब मेरे को एक बात बताइए, दूध को कितना देर उबालना चाहिए? 5-7 मिनट। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। खोआ बनाना है तो 1 घंटा, रबड़ी बनानी तो आधा घंटा, खीर बनानी तो 20 मिनट। हाँ। तो व्हेन यू डिफाइन योर पर्पस, यू नो द टाइमिंग कि कितने समय के लिए क्या करना है। क्या करना है? हाँ। जिसका पर्पस नहीं है वो यात्रा पूरी नहीं कर पाता है। तो सिर्फ यात्रा का निर्माण ही यही है कि भैया आप पर्पस डिफाइन कीजिए, एक अच्छे सलाहकार या डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े रहिए। मार्केट की जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ को नॉइज़ समझ के इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि 90% न्यूज़ नहीं आती है, नॉइज़ आती है। और ये नॉइज़ जो है ना, वो बोलते हैं ना पॉल्यूशन का एक फॉर्म होता है, उसमें बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ये नॉइज़ पॉल्यूशन आपके पोर्टफोलियो के लिए हार्मफुल है। एक ही पॉल्यूशन जो और पोर्टफोलियो का हार्मफुल है वो नॉइज़ पॉल्यूशन। और इंडिया में 24 न्यूज़ चैनल, 24/24 रिपोर्टिंग होती है। अब वो नॉइज़ नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में न्यूज़ कैसे आएगा? न्यूज़ कैसे है और मसाला कैसे है? मसाला कैसे? राइट। तो कहते लगता है कि तड़का जब लगता है वही मज़ा आता है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ये तीनों अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट में, पैसा नहीं बनेगा। ये तो आप बॉन्ड पेपर में लिख लीजिए। सो आज हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी जो कि एक ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टर्स को क्वेश्चन रहते हैं
सो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि एसआईपी मैंने गोल के साथ कर दी, सपोज उस टाइम पे गोल पे मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, करेक्ट तो क्या मैं अपने एसआईपी को स्टॉप कर दूं करेक्ट। या मैं उसको कंटिन्यू करूं या उसको मैं मेच्योरिटी पे अपना सारा पैसा विड्रॉ करके कहीं पर और शिफ्ट कर दूं? देखो, अगर आपका गोल के समय पैसे का ज़रूरत नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट क्लास है। जैसे आपका घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, वैसे ही दिस इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। नियम कहता है कि अगर ज़रूरत नहीं है, बने रहिए, और आपकी अगर करंट स्टेटस अलाउ करती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। एनीवेज पैसा जमा ही हो रहा है, खर्चे नहीं हो रहे हैं। बंद करना मेरे हाथ में है, रिडीम करना मेरे हाथ में है, एसआईपी को कम कर देना सब मेरे हाथ में है। तो हर्ष भाई, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती है कभी भी कहीं भी। एक होता है क्रिएशन, दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है मेंटेनेंस। अच्छा, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है मेंटेनेंस। जैसे आपको कॉलेज में एक सुंदर लड़की दिखी, हाँ, उससे पहली नज़र में प्यार हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट, हाँ, उससे आपने शादी कर लिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसको डिवोर्स दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं? डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। और ये जो 25वां एनिवर्सरी लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं मेंटेनेंस। लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। यू हैव टू गट इनटू द मेंटेनेंस। उतार चढ़ाव आएगा, हर रिश्ते में झगड़ा होता है। हर रिश्ता मेरे पेरेंट्स में भी होगा, आपके पेरेंट्स में होता है, बने रहते हैं ना सर। बन रहा है। अभी लोग ना आज के डेट में चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। आगे हमारा कोई शर्ट फटता था, अभी आपको शायद पता नहीं होगा, हर सिटी में, दिल्ली में तो बहुत सारे होंगे, रफ्फू टेलर होता था। हाँ हाँ, रफ्फू मतलब अगर आपके यहाँ शर्ट फट गया ना, तो वो क्या करेगा ना, हल्का स्टिच करके, पता नहीं चलेगा कि ये कुछ फटा था। अगर आज लोगों को शर्ट फट जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं पता है? वो फेंक के नया ले लेते हैं। और लोग वही चीज़ आज के डेट में रिश्तों के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हैं। अभी किसी के साथ बनती नहीं है ना, तो उसको फेंक के नया रिश्ता ले लेते हैं। आगे रिश्ता जोड़ते थे, वैसे इन्वेस्टमेंट में लोग फेंक देते हैं। चालू किया, कुछ नया प्रोडक्ट आया, कुछ नया स्कीम आया, इसको बंद कर दो, ये कर दो, ये समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। स्टिक टू इट, गेट इनटू मेंटेनेंस, तब जाके यात्रा पूरी होगी। सो आइडियली वी टॉक्ड अबाउट क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अरे, तो अगर कोई नया बच्चा जनरेशन में शादी कर रहा है तो उसका क्रिएशन हो गया, करेक्ट फिर ताकि उसके लाइफ में डिस्ट्रक्शन ना आए Correct. और उसकी लाइफ प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। Correct. तो जो एक हैप्पी कपल है, जब वो अपनी, जैसे 2 पार्टनर्स मिले तो सबके फाइनेंस करने का, सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि गर्ल की सोच कुछ और होगी और बॉय की जो अपने माइंडसेट है कुछ और होगा। करेक्ट। तो उनकी सिर्फ यात्रा कैसे शुरुआत हो और जो उनकी यात्रा है वो अच्छे से रहे, ताकि उनकी 50वीं एनिवर्सरी तक भी बनी। मुझे लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग बहुत बिगनिंग से होना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया है। 1-1.5 करोड़ रुपया तो अभी इंडिया में ही लग जा रहा है, बाहर की तो अलग ही कॉस्टिंग है। इफ यू टॉक अबाउट कोर्सेज, नियम ये कहता है कि अभी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ना, जनरली 95% इंडिया में ना हस्बैंड वाइफ में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। नहीं रहती, हाँ। अब वाइफ वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हस्बैंड भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हस्बैंड बताता नहीं मैं कितना कमाता हूँ, देयर इज अ मेल ईगो टू इट। मुझे लगता है कि अगर वर्किंग कपल है, क्योंकि वर्किंग कपल है तो ये डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए कि बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग, राइट। अगर वर्किंग कपल नहीं है तो मेरे को लगता है कि हर मेल मेंबर का जिम्मेदारी है वाइफ को हल्का सा अपने फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व करे। नहीं करता है तो उनको हल्का सा फाइनेंशियल लिटरेट कर। 95% वाइफ लोग को एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता है, बिल्कुल। उनको नेट बैंकिंग नहीं आता है, उनको जीपे करना नहीं आता है। आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली है, कल हस्बैंड को कुछ होता है, हाउ शी कैन टेक सम फाइनेंशियल डिसीजन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको फंड मैनेजर बनाना है, एटलीस्ट सम बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी इज द नीड ऑफ द आवर। तो जब भी प्लानिंग करें, वंस यू गेट मैरिड, वंस यू हैव किड, प्लान इट फ्रॉम डे वन। बच्चा 5 साल 10 साल, क्योंकि आजकल में बच्चे इतने बड़े फास्ट होते हैं आपको पता नहीं चलता है। 10 साल, जैसे आपने गदर मूवी देखी थी, हाँ, पहली मूवी कब आई थी पता है? गदर 2001 में। हाँ, फर्स्ट वाज 2001, 2001, दूसरी आई है 2024 या 23 में। कितने सालों के? 23 साल। और हमको लग रहा है अभी टाइम के यार, आज के डेट में 20 साल 15 साल ऐसे ही गुजर जाते। तो प्लान इट फ्रॉम वन डे, प्लान विद फ्यूचर फोकस, कि आज अगर पढ़ाई का 50 लाख है तो फ्यूचर में 50 नहीं 3 करोड़ रहेगा। 3 करोड़ रहेगा तो कितना मुझे एसआईपी करना है। बिल्कुल। अगर आप एसआईपी, अभी इतनी ताकत नहीं है इतने बड़े अमाउंट करने की, एसआईपी टॉपअप कीजिए, हाँ, क्योंकि यात्रा में वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करे, ताकि स्पीड को बढ़ाता रहेगा। आज आपने 5,000 का किया है, अगले साल 5,500 का होगा, ताकि इनकम भी बढ़ेगी। तो टॉपअप इज़ वन ऑप्शन दैट यू शुड ऑलवेज लुक एट एज अ गुड ऑप्शन। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ये रूल कहता है कि जो आदमी हर महीने 20,000 की एसआईपी करता है 20 साल के लिए, वो लाइफ टाइम महीने का 2 लाख रुपये विड्रॉ कर सकता है, एंड विद द कैपिटल इंटैक्ट। तो सपोज आपने 20,000 का एसआईपी किया 20 साल के लिए एट अ डिफाइंड ग्रोथ रेट, आप 2 लाख रुपये विड्रॉ कर सकते हैं एवरी मंथ टिल लाइफ, और जो कॉर्पस है ना वो दैट गेट्स टू द नॉमिनी। तो ये आपकी एक पेंशन वाली प्लानिंग भी हो गई। तो यू कैन प्लान फॉर योर पेंशन, यू कैन प्लान फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, यू कैन प्लान फॉर योर वेकेशन। जो भी ड्रीम है ना वो फुलफिल होगा, बस गोल के साथ अलाइन कर लीजिएगा। गोल के साथ अलाइन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अभी हमने 2 लाख रुपए महीने की बात करी कि उनको मिलेगा। करेक्ट। तो जैसे एफडी से पेंशन मिलती है, एनपीएस से इंटरेस्ट मिलता है,
सॉरी एफडी से इंटरेस्ट मिलता है और एनपीएस से हमारे को पेंशन मिलती है। सेम वे अभी आजकल म्यूचुअल फंड से सबको पेंशन मिलने लगी है। तो सिप यात्रा के बारे में तो सब जानते हैं। आजकल एक बड़ी चीज कॉमन हो रही है और इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है जिसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी यात्रा। करेक्ट। तो एसडब्ल्यूपी एग्जैक्टली लेमैन को समझने के लिए क्या चीज़ है और वो अपनी एसडब्ल्यूपी की जर्नी वो कैसे शुरुआत कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन है सिप SWP। तो पहले जो बोलते हैं ना कि एग्जांपल आपके अफी का, मेरा बच्चा जन्म हुआ, मैंने उसके परवरिश पे 20 साल स्पेंड किए, बच्चों को पढ़ाई एंड ऑल दैट। अब मेरे बच्चा नौकरी पे आ जाता है, तो नौकरी पे आता है तो घर पे पैसा लाके लाख देता है, यानी पहले पापा उसका निर्माण करते हैं, फिर ही टेक्स केयर ऑफ द पापा। दैट इज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपने SIP की 20 साल के लिए, तो आपने एक पेड़ बना दिया। अब ये पेड़ जो बन गया ना, फिर ये आपको ये फल देगा। तो ये फल तभी देगा जब पेड़ लगाया आपने। तो SWP जो फल पेड़ आपके पास है, अब आप चाह रहे हैं कि उस पेड़ से, पेड़ को नहीं काटें, उसके साथ जो फल आ रहे हैं ना वो खाली आप कंज्यूम करें, कि पेड़ वैसे रहे और फल आता रहे। तो SWP इज द फल ऑफ SIP। तो SIP जो है ना वो बीज है, उसको आप डालेंगे ना और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बोलते हैं ना करती करने आएंगे तो वो बीज पेड़ बन जाता है। और जो पेड़ बनता है ना 20 साल के बाद में वो पेड़ जो है ना फल देने लायक हो जाता है। और जो फल है ना वो SWP है। तो दिस इज हाउ द एंटायर जर्नी स्टार्ट्स। सो आई गेस रणजीत जी के साथ बात करके आप सबको बहुत मजा आया होगा और मैंने आज खुद बहुत चीज़ें सीखी क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 15 बट फिर भी कहीं ना कहीं रहता है ना कि यू नीड अ मेंटरिंग और समवन एडवाइजर। सो आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आई गेस सिर्फ एक यात्रा है आपकी। तो जैसे धनंजय भाई ने कहा, हमने बच्चों के बारे में बात करी, मैरिज के बारे में बात करी और रिटायरमेंट के बारे में बात करी। सो थैंक यू वेरी मच धनंजय भाई फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। और मेरे को लगता है आपकी बात सुन के सबका जो पेड़ है पैसे का वो बहुत बड़ा बनेगा और सबकी जो SIP की यात्रा है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। तो